साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य किस तरह से स्थापित हुआ और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी। इसके बाद उन्होंने अपना शासन शुरू किया और किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, ये सारा हम उसमें से पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था। और कालक्रम जो है वो महत्वपूर्ण रहता है फ्रेंड्स हिस्ट्री में। तो आगे की कहानी हम देखते हैं इसमें कि आगे क्या कहानी थी और किस तरह से उन्होंने अपने प्रशासन को बढ़ाया, उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनकी आर्थिक नीति और प्रशासन की जो उनके तौर तरीके थे वो क्या थे। तो उससे संबंधित आज का अपना कंटेंट रहने वाला है। अब देखिए, मैंने इतिहास को कहा कि आज की कहानी अब देखते हैं, मतलब इसके आगे की कहानी। तो इतिहास एक कहानी ही है फ्रेंड्स, जो कि पहले घटा है और कहानी की तरह आप इसको याद रखिए, इसके कालक्रम को याद रखिए। तो ये क्या है कि आपको काफ़ी सुगम हो जाएगा इन चीज़ों को समझने में और याद रखने में। तो हमने जब शुरू से पढ़ा है तो हमने इसको कहानी के रूप में, कालक्रम के रूप में, चाहे वो हमने प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता पढ़ी हो या फिर इसके और पहले हम अगर पढ़े हो तो पाषाण काल पढ़े हो, तो कालक्रम हमने क्रम से पढ़ा है और इसी कालक्रम के हिसाब से आप चीज़ों को याद रखिए। और यदि इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि क्रम से वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंटेंट। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम क्या है? देखिए, अशोक ने यात्राएं की जहां जहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी जगह थी वहां की उन्होंने यात्रा की। तो सबसे पहले वो गए गया, बोध गया, जहां पर आप जानते हैं कि उनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बिहार में है। इसके बाद फिर वो गए कुशीनगर, और कुशीनगर में उनकी क्या हुई थी कि मृत्यु हुई थी, उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। लुम्बिनी गए, यहाँ इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए थे। सारनाथ गए, फिर यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था और इसके बाद वो श्रावस्ती गए। तो इस प्रकार से अशोक के तीर्थ यात्रा का ये क्रम था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो ये है प्राकृत भाषा। देखिए, भाषा में प्राकृत भाषा है और इसके साथ साथ में ब्राह्मी लिपि यहाँ पे यूज की गई है अधिकांशतः। इसके साथ ब्राह्मी लिपि के साथ साथ में खरोष्टी और अरमाइक लिपि भी इसके अभिलेखों में देखने को मिलते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में है और वो मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि खरोष्टी और अरमाइक भाषा में लिखे हैं। कालसी, गिरनार, सायबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है वो है साहिबाजगढ़ी। देखिए, पाकिस्तान में साहिबाजगढ़ी पे एक अभिलेख जो मिला है वो किसमें है? खरोष्टी लिपि में है। अब देखिए, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि, इनमें डिफरेंस ये था कि जो ब्राह्मी लिपि थी तो ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं ओर लिखा जाता था, लेकिन अगर हम खरोष्टी लिपि की बात करें तो ये उल्टा लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर। ये इन दोनों लिपियों में काफी मतलब डिफरेंस था और फिर इनके अपने लिखने के पैटर्न में भी डिफरेंस रहा है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख प्राप्त होते हैं प्राकृत भाषा में। देखिए, यहाँ पर भारत में जो शिलालेख प्राप्त होते हैं वो प्राकृत भाषा में प्राप्त होते हैं और मौर्य काल से ही हमें मुख्यतः शिलालेख प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमें शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो शिलालेख बोगासकोई का एक शिलालेख ईरान से प्राप्त हुआ था। एशिया माइनर बोगासकोई का जो अभिलेख था वो काफी पुराना था और उसे माना जाता है कि वो वैदिक सभ्यता के ही इनिशियलाइजेशन, मतलब जब वैदिक सभ्यता शुरुआत हुई थी तब का वो अभिलेख था और उसमें कुछ वैदिक देवताओं के नाम भी मिलते हैं, जैसे इंद्र है, नासत्य है। तो वो अभिलेख सबसे पुराना है। लेकिन अगर हम भारतीय भूमि में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले के जो अभिलेख हैं वो अशोक के ही हैं और मोस्टली वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का जो मतलब सफलता मिली, पढ़ने में सफलता मिली, वो मिली जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले सफलता प्राप्त की। लेकिन जेम्स प्रिंसेप जो था, इसने जब पढ़ा इन अभिलेखों को तो उसने अशोक को, चूंकि देवा नाम प्रिय कहा गया था, ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था, तो उसने क्या किया कि इसकी तुलना किसी दूसरे राजा से कर दी जो कि श्रीलंका का राजा था। लेकिन बाद में जब
मास्की गुर्जरा के अभिलेख मिले जिसमें से अशोक का नाम अशोक वर्धन या अशोक आता है, तब वो पता चला कि नहीं, ये जो राजा था जिसके शिलालेख हमें मिल रहे हैं ये अशोक था। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है वो है अनुराधापुर। तो अनुराधापुर में यहाँ भी प्राकृतिक मतलब प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख है अनुराधापुर में, तो इससे हमें पता चलता है। प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंद नागरी, शारदा तथा खरोष्ठी में से वह एक लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। देखिए अभी हमने उसकी बात की थी, ब्राह्मी और खरोष्ठी। तो जो खरोष्ठी थी वो दाएं से बाईं लिखी जाती थी, लेकिन जो ब्राह्मी थी वो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। अभी जैसे हम लोग लिखते हैं तो बाएं से दाएं लिखते हैं, ये ब्राह्मी लिपि का ही स्टाइल था, लेकिन खरोष्ठी इसके विपरीत लिखी जाती थी। अशोक का अपने शिलालेखों में समानतः जिस नाम का उल्लेख मिलता है वो क्या है? प्रियदर्शी, है ना। प्रियदर्शी को हमने डिस्कस किया था कि इसका मतलब होता है कि देवा नाम प्रियदर्शी, मतलब देवों का प्रिय या फिर देखने में जो सुंदर लगे वो। अशोक के प्रस्तर स्तंभों में, ये प्रस्तर स्तंभों के संदर्भ में सत्य कथन इस प्रकार से हैं, इन पर बढ़िया पॉलिश थी, ये अखंड है और स्तंभ पर सैफ्ट सुंडाकार है। अब यहाँ पर इसकी थोड़ा सा हम समझें। देखिए जो भी ये स्तंभ हैं तो इन स्तंभों में पॉलिश की गई है, काफी चमकदार पॉलिश है, वो अभी तक भी नहीं गई है, और ये अखंड है। देखिए चाहे जितना, मान लीजिए कि अगर 22 फुट ऊंचा इन्हें स्तंभ बनाना है तो 22 फुट का 22 फुट पूरा का पूरा एक ही खंड से बना होगा, एक ही पत्थर से बना होगा। लेकिन देखिए ये माना जाता है कि अशोक ने जो प्रेरणा प्राप्त की इन शिलालेखों को बनाने की, तो वो ईरान के शासकों से प्राप्त की। लेकिन ईरान के साथ साथ में जो उस समय यूनान के शासक थे उनसे प्राप्त की। लेकिन इनमें से जो मुख्य डिफरेंस था वो ये था कि जो यूनान के शासक थे वो जो बनाते थे शिलालेख वगैरह बनाते थे या फिर स्तंभ बनाते थे, तो उनमें ज्वाइंट्स रहता था। जैसे मान लीजिए इतना बनाया, फिर इसके बाद में एक दूसरा इसके ऊपर बनाना है तो ये ज्वाइंट्स बीच में रखते थे, फिर इसके बाद कुछ मान लीजिए रखना है तो रखे। लेकिन अशोक का ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या किया कि पूरा एक पत्थर को काटा और पूरा एक ही पत्थर से उन्होंने इसको क्या किया, बना दिया। अब बनाने में देखिए नीचे वाला ये जो पोर्शन था, यहाँ तक का पोर्शन, ये कहलाता है सैफ्ट। तो स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है, मतलब राउंड वाला है। फिर इसके ऊपर यहाँ पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक उल्टा कमल मिलता है। फ्रेंड्स उनकी अगर डिजाइन को मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या है, फिर उल्टा कमल मिलता है। यहाँ एक स्थिति होती है यहाँ पर, ठीक है, इसको बेदी टाइप की ये बनी होती है, और इसके ऊपर एक कोई पशु बैठा होता है। ठीक है, ये इनका मतलब तरीका था। तो सबसे नीचे यहाँ पर ये सैफ्ट होता है, ठीक है, ये, फिर इसके बाद यहाँ उल्टा कमल होता है, फिर इसके बाद ये एक चौखट टाइप की होती है, इसका नाम शायद चौखटी या कुछ बोलते हैं इसको, एग्जैक्ट अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और इसके ऊपर जो है वो एक पशु बैठा होता है। तो ये इसकी पूरी तरीका था स्तंभ बनाने का। मास्की गुर्जरा नेट्टर एवं उडेगोलन, ये जो अभिलेख हैं इनमें अशोक का जो नाम है फ्रेंड्स वो क्या मतलब कि आया है, अशोक का नाम अशोक इन्हीं में आया है, मास्की गुर्जरा अभिलेखों में मुख्यतः। अशोक का रुमेनदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। तो ये जो रुमेनदेही अभिलेख है अशोक का, ये बताता है कि बुद्ध का जो जन्म है वो मतलब लुम्बिनी में ही हुआ है। गुर्जरा अभिलेख या गुर्जरा लघु अभिलेख शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वो कहाँ पे है, तो वो है देखिए मध्य प्रदेश में। इसके पहले हमने मास्की देखा था, तो मास्की कहाँ पे है, ये है फ्रेंड्स ये अरुणाचल, नहीं अभी मुझे याद नहीं आ रहा इसको, चलिए इसको देख लेंगे। आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स, कहाँ पे है मास्की, मास्की जो है ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और गुर्जरा कहाँ पे है, ये है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है वो है भाब्रू स्तंभ। और भाब्रू स्तंभ कहाँ का है, ये है राजस्थान का। तो राजस्थान का भाब्रू स्तंभ है जिसमें से अशोक ने अपने को मगध का सम्राट कहा है। कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए, अभिलेख के लिए, अशोक के अभिलेख के लिए। और कालसी कहाँ पे है, ये है फ्रेंड्स उत्तराखंड में। तो कालसी
उत्तराखंड में है और यहाँ पर अशोक का एक अभिलेख है। तो इस तरह भी एग्जाम पूछ लेते हैं कि कालसी का अभिलेख कहाँ है, फिर ऑप्शन दे देगा, तो हमें मालूम है कि ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में होता है वो है 13वां शिलालेख। तो इसके 13वें शिलालेख में, जैसे हमने अभी इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी कि अभिलेख जो है वो 3 तरह के होते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो इसमें से जो शिलालेख हैं, शिलालेख में से 13वें शिलालेख में अशोक की कलिंग युद्ध का वर्णन है, जिसमें से बताया गया है कि कितनी क्षति हुई थी, और इसी में अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी कही गई है, क्योंकि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में से युद्ध विराम कर दिए थे, युद्ध लड़ने के लिए वो छोड़ दिया था और फिर उसने धम्म नीति को अपनाया था। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख। तो धार्मिक सहिष्णुता, देखिए वो धार्मिक सहिष्णुता जो शब्द है, मतलब कि धर्म में सहिष्णु होना, किसी धर्म विशेष के लिए न तो खतरा बनना, न ऐसा कि किसी को बहुत मतलब सता लेना, ऐसा जो सहिष्णुता का जो गुण है ये उसके हमें 7वें अभिलेख में से पता चलता है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं वो है कौन, दूसरा और 13वां। तो दूसरा और 13वां जो राज्य, मतलब कि उस समय केरल पुत्र हो गया, जैसे पांड्य हो गया, चेर हो गया, इन राज्यों के बारे में जो लेख हैं वो है किसमें, दूसरे में और 13वें में। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है वो है सातवाहन। वैसे भी देखिए जो सातवाहन काल है, ये सातवाहन तो अशोक के बाद का आया है, तो अगर अशोक के बाद का आया है तो इसका उसके अभिलेखों में वर्णन कैसे हो सकता है। जो चीज भविष्य में होने वाली है उसका अभी नहीं लिखा जा सकता ना, मतलब संभव है। तो इसलिए यहाँ पर चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और इनका जो उल्लेख है वो उसमें आता है, उनके अभिलेखों में आता है। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ये किस शिलालेख की बात है, ये है पहले शिलालेख। तो पहले शिलालेख में कहा गया है कि किसी भी पशु की हत्या नहीं की जाएगी, पशु बलि पे उसने रोक लगा दी थी। और दूसरे शिलालेख में उसने सारी जीवों की औषधियों के लिए, मतलब कि उनके अस्पताल के लिए भी व्यवस्था की थी। टॉलमी फिलाडेल्फस तुर्मय, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, वो शासक कहाँ का था, मिस्र का। तो देखिए जो मिस्र का फिलाडेल्फस था, टॉलमी फिलाडेल्फस, इसने डायोनीसियस, एक राजदूत था डायोनीसियस को इसने मतलब भेजा था। चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे वो थे मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य जो था उसके सीरिया हो गया, मिस्र हो गया, वहां के लोगों से काफी संबंध थे, वहां के राजाओं से संबंध थे। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीन शाही आदेश है, वो है सोहगौरा ताम्रपत्र। तो सोहगौरा का अभिलेख जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो ये इससे ये पता चलता है कि उस समय अगर अकाल पड़ता है तो अकाल पड़ने की वजह से अगर लोगों के पास अनाज नहीं होता है तो सरकार जो है, यानी कि राज्य जो है, वो उनको अनाज, कुछ खाद्यान्न प्रदान करेगी। ऐसा अभिलेख सोहगौरा अभिलेख में हमें इंडिकेट होता है। कथन और कारण दिए हैं। कथन में है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, और दूसरा यहाँ पर दिया है कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो यहाँ पर देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं, और यहाँ पर कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। देखिए अशोक ने क्या किया, कलिंग को जीत लिया, और जीतने के बाद उसको अपने मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। और ये जो कलिंग था, कलिंग को इसलिए जीता गया था अधिकांशतः, वैसे तो इसके कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन इसलिए इसने जीता था क्योंकि ये दक्षिण भारत
को जाने का एक काफ़ी अच्छा साधन था। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे हाथी मिलते थे, इसलिए उसने जीता था। कुछ लोग अन्य कारणों में ये मानते हैं कि यहाँ मतलब उसकी कुछ मड़ियाँ लूट ली गई थी यहाँ के लोगों द्वारा, इसलिए अशोक ने आक्रमण कर दिया था। तो इस प्रकार से कई कारण मतलब समझ में आते हैं। कथन और कारण देखिए दिए गए हैं। कथन है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूमि अनुदान नहीं किया। और कारण यहाँ पर दिया है, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध मतलब किया या विद्रोह किया। तो यहाँ पर देखिए कथन तो सही है, लेकिन कारण यहाँ पर गलत है। मौर्य काल के समय में जो भूमिदान होता था वो धार्मिक आधार पर नहीं होता था, धार्मिक आधार पर नहीं किया जाता था। भूमिदान का हमें जो शुरुआती वो दिखता है वो शुंग काल से दिखता है, इसके पहले भूमिदान नहीं होती थी। भूमिदान की वजह से ही सामंतवादी प्रथाओं को बहुत ज्यादा बल मिला था, जिसकी वजह से राज्य कमजोर होने लगे थे और अंततः राज्यों को क्षति भी हुई थी। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने वालों को क्या दंड दिया जाता था? तो इनको दंड दिया जाता था मृत्यु दंड। अगर मौर्य काल में कोई अपना टैक्स चोरी करता है तो उसको मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। इसका मतलब ये है कि उस समय जो सरकार थी वो कर के प्रति काफी मतलब सजग थी और वो टैक्स किसी भी व्यक्ति से मतलब लेने के पूरे मूड में रहती थी, छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं रहती थी। अगर कोई छिपाता था तो उसको मृत्यु दंड वो दे दिया जाता था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे। तो ये कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मतलब सेल्यूकस निकेटर द्वारा इसको भेजा गया था। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया था। कितने? 7 श्रेणियों में। इन्होंने कहा था कि भारतीय समाज जो है वो 7 श्रेणियों में विभाजित था। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में मतलब दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स कि देखिए उस समय अशोक के काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये भी इसके द्वारा बताया गया है। अर्थशास्त्र मुद्रा राक्षस मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखनीय है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। देखिए ठीक है, तो उस समय देखिए दास्ता नहीं थी। हालांकि इसके बाद का जो काल आया वो लोगों के लिए बड़ा नुकसानदेह रहा, लेकिन इस समय अशोक के काल में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। ये मेगास्थनीज की इंडिका के स्रोत से हमें पता चलता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है इंडिका। तो इंडिका में प्रशासन कैसा चलता था मौर्य साम्राज्य का, ये भी उसमें से बताया गया है। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है वो है मेगास्थनीज की इंडिका। तो मेगास्थनीज की इंडिका में प्रशासन के बारे में अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। मौर्य नरेशों के ने विकास किया था किसका? देखिए संस्कृति और कला का, साहित्य का, प्रांतीय विभाजन हुआ था यहाँ पे, और हिंदू कुश तक अपने साम्राज्य का इन्होंने विस्तारित किया था। इसका मतलब ये है कि कला और संस्कृति भी उस समय जो थी काफी समृद्ध थी। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में हो, साहित्य की या फिर कला और संस्कृति, सब में काफी योगदान इनका रहा था। प्रांतीय विभाजन, इनकी जो शासन प्रणाली थी वो बहुत ही मजबूत थी और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज किया था। और राजा की जो पहुंच थी वो बिल्कुल निम्न, बिल्कुल नीचे स्तर तक थी, इसलिए प्रशासन भी बहुत अच्छा था। और हिंदुकुश पर्वत तक इन्होंने अपनी मतलब सीमा को विस्तार किया था, और हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान में है। तो इसका मतलब कि काफी बड़ी सीमा में इन्होंने अपना विस्तार किया था। भाग और बलि थे, ये क्या थे? राजस्व के स्रोत। राजस्व के 2 स्रोत, भाग और बलि, जिससे कि राज्य कर इकट्ठा करता था। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, एकत्रित किया जाता था किसके द्वारा? सीताध्यक्ष के द्वारा। तो जो सीताध्यक्ष था वो क्या करता था कि कर को, टैक्स को कलेक्ट करता था। मौर्य काल में सीता से प्राप्त, या सीता से तात्पर्य क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसको सीता कहा जाता था। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जो सीताध्यक्ष था वो टैक्स का कलेक्ट करने वाला होता था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने
से संबंधित है समाहर्ता। तो समाहर्ता भी एक अधिकारी था जो कि क्या करता था कि टैक्स को कलेक्ट करता था। इसी प्रकार से और बहुत सारे इसमें से मतलब कि वो थे अधिकारी थे, जिसमें से एक एग्रोनोमोई शब्द आता है फ्रेंड्स। एग्रोनोमोई जो है वो पीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश में। एग्रोनोमोई क्या था? तो एग्रोनोमोई जो था वो मतलब कि जो सड़कें हैं उनके निर्माण करने वाला अधिकारी होता था। तो ये था एग्रोनोमोई। इसके साथ साथ मैं आपको और बताना चाहूंगा, देखिए जो कर था तो कर को मतलब कई तरह से इकट्ठा किया जाता था, जिसमें जैसे अभी हमने देखा भाग देखा, बलि देखा। इसके बाद एक कर होता था प्रवेश। प्रवेश का मतलब आय कर। अगर मतलब आयात होता है कहीं से तो वो इस तरह का, जैसे मान लीजिए अगर आयात हो रहा है तो कोई सामान यदि आता है तो उसको प्रवेश्य नाम से उसमें टैक्स लगता था, वो लगभग 20% लगता था। इसके बाद एक था निष्काम्य। निष्काम का मतलब निर्यात। अगर कोई निर्यात करता है तो उसको निष्काम नाम से एक कर देना पड़ता था। आपातकालीन भी एक कर देना पड़ता था जिसका नाम था प्रणय। इसके साथ साथ में हिरण्य एक मतलब जो कर था वो अनाज के रूप में न देकर नगद रूप में दिया जाने वाला जो कर था उसे हिरण्य के नाम से जानते थे। तो इस प्रकार से कई प्रकार के टैक्स थे जो इकट्ठा किए जाते थे। मौर्य युगीन अधिकारी जो माप तौल का प्रभारी होता था वो क्या कहलाता था? पौतवाध्यक्ष। तो पौतवाध्यक्ष माप तौल का अधिकारी होता था। पंकोद का सन्निरोधे मौर्य साम्राज्य या मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो देखिए पंकोद सन्निरोधे, अब यहाँ पर अगर इसी को हम इसका विच्छेद कर दें, पंक मतलब क्या होता है? कीचड़। अब पंकोद सन्निरोधे मतलब उसमें से रोधन कर देना। तो अगर कोई पंख कीचड़ फैलाता है तो उसके लिए टैक्स लगा दिया जाता था, जिसका नाम यही था क्या? पंकोद सन्निरोधे। तो ये एक प्रकार से जुर्माना लगता था उन लोगों के लिए जो सड़क पर कीचड़ फैलाते थे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो केंद्र था वो था तक्षशिला। तक्षशिला देखिए जो कि तक्ष द्वारा बनवाया गया था, और ये जो चाणक्य थे, चाणक्य वहीं के आचार्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो शिक्षा भी हुई थी वो भी इसी जगह पर हुई थी, और ये काफी उस समय प्रसिद्ध स्थान था शिक्षा के लिए, और यहाँ पर हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में से न्यायालय अस्तित्व में थे। तो न्यायालय किस तरह के? दो तरह के, देखिए धर्मस्थीय एवं कंटक शोध, ये दो तरह के जो न्यायालय थे उस समय अस्तित्व में थे। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से अभी तक जारी है वो क्या था? वो था जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। अब देखिए हम आज जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ क्या रहे हैं मतलब कि कर रहे हैं, लेकिन ये प्रचलन या फिर ये चीज फ्रेंड्स मौर्य काल में स्टैब्लिश कर दी गई थी। अब आप सोच सकते हैं कि मौर्य काल का जो प्रशासन था वो कितना व्यवस्थित था कि अगर कोई व्यक्ति का जन्म होता है या उसकी मृत्यु होती है तो वहां की जो नगर पालिका होगी वो क्या करेगी कि इस चीज का ब्यौरा रखेगी कि कौन सा व्यक्ति मरा, कौन सा व्यक्ति पैदा हुआ। तो ये सारा जो कि आज हम रिकॉर्ड रख रहे हैं वो रिकॉर्ड उस समय भी रखा जाता था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का जो व्यवसाय था उस समय वो किनका था? मागध एवं सूत वर्गों का इनका था, ये कि वो सांस्कृतिक जो भी इतिहास है उसको संजोएंगे। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात मौर्य काल में हुआ था। आज देखिए हमारे यहाँ पे त्रिस्तरीय प्रशासन का ढांचा है। मान लीजिए कि संघ हो गया, केंद्र हो गया, राज्य हो गए, और राज्यों के अंदर हम देखते हैं कि नीचे वाली जो व्यवस्था है हमारी ग्रामीण में जो व्यवस्था है उसमें भी हम त्रिस्तरीय पंचायतों का यहाँ पर गठन कर लिए हैं। तो ये त्रिस्तरीय पंचायतें जो कि हमें ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत से लेके और फिर ब्लॉक पंचायत है, फिर मान लीजिए जिला पंचायत है, ये 3 स्तरीय है। उस समय मौर्य काल में भी इस तरह की पंचायतों का गठन किया गया था। तो अब देखिए जो आज हम फॉलो कर रहे हैं बहुत सारी चीजें वो उस समय उस काल में विद्यमान थी। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है।
अर्थशास्त्र में, देखिए अर्थशास्त्र में ये कहा गया है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है या पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती है, अलग होना चाहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग हो जाए। इसके साथ में अगर वो दूसरा विवाह करनी चाहती है तो दूसरा विवाह कर ले। लेकिन देखिए अब यहाँ पर तो लिबर्टी दी गई है, लेकिन इसके बाद में जो शुंग काल आता है तो शुंग काल पे इस पे पाबंदी लगा दी जाती है मनु द्वारा। तो उस समय देखिए जो स्त्रियों के लिए सबसे जो खतरनाक चीजें रही हैं वो अधिकांशतः शुंग काल में हुई है, शुंग काल में। और जो शुंग जो राजा हुए, क्योंकि ये ब्राह्मण राजा थे और इन्होंने सोचा कि स्त्रियों पे ज्यादा कंट्रोल करके रखा जाए, तो उन्होंने इनको दास की तरह ट्रीट किया। तो इसलिए उनकी स्थितियों में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी मौर्य काल के बाद से। मौर्य काल में स्त्रियों की इच्छा जो मतलब स्थिति थी वो अपेक्षाकृत काफी अच्छी थी। इसके साथ में देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे कि अगर मान लीजिए कि किसी मतलब किसी लड़की ने किसी मतलब लड़के से शादी की, अगर वो पति उसका मर जाता है मान लीजिए, तो पत्नी जो है वो अधिकारी होगी उसके मतलब की संपत्ति की। लेकिन बाद में क्या किया कि जो शुंग काल आया उसमें उनकी संपत्तियों को भी मतलब हटा दिया गया। कई तरह की फिर प्रॉब्लम्स उसमें से आई थी। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित था। देखिए पुनर्विवाह वर्जित कर दिया गया था किसमें? मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति में कहा कि नहीं, आपका अगर कोई पति मर जाता है तो आप पुनर्विवाह नहीं कर सकते। एक देखिए और समस्या उस समय ऐसी थी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे मान लीजिए कि वो 60 साल का व्यक्ति है, अब वो बहुत ही छोटी लड़की से शादी किए ले रहा है। उस समय बाल विवाह थोड़ा सा प्रचलन में था, तो उस वजह से क्या होता था कि मान लीजिए कि एक 60 साल का व्यक्ति है, उसने किसी, अब उस समय तो मान लीजिए कि 12 साल से भी अगर ज्यादा उम्र की लड़की है तो शादी कर दी जाती थी। अब मान लीजिए कि वो 12 साल 14 साल की लड़की है, उसकी शादी हुई, इसके बाद मान लीजिए कि ये 60 साल का व्यक्ति था, इसके बाद ये मर जाता है। तो अब देखिए इसके लिए कितनी बुरी दशा हो गई कि मनुस्मृति में रोक दिया कि अब वो तो शादी भी नहीं कर सकती है। अब बताइए कि कोई एक लड़की अपना जीवन मतलब क्या ऐसे गुजार देगी, या उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, उसके जीवन का कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ दास्ता में गुजार देगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या फ्रेंड्स उस समय आ गई थी। तो लेकिन मौर्य काल जो था वो काफी इन मामलों में बहुत ही उदार था और बहुत ही अच्छा था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था ब्रात्य क्षत्रिय का। अब देखिए विदेशी जो भी क्षत्रिय थे, जैसे मान लीजिए कि बाहर से शक, कुषाण और ये सब आए, इन्होंने आक्रमण किया। तो जब इन्होंने आक्रमण किया तो मनु स्मृति में मनु ने इनको पहले तो मतलब कि इनको स्वीकार करने से ही नकार दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको स्वीकार नहीं करते हैं किसी भी वर्ग में, ये लोग बेकार हैं। लेकिन अब चूंकि ये लोग शासक वर्ग के थे, शासक वर्ग का मतलब इनका अपना प्रभुत्व था, और इन्होंने क्या किया कि यहाँ के लोगों को पराजित किया था, इसलिए मनु को फिर क्या करना पड़ा कि मुश्किल से या जबरदस्ती इनको ब्रात्य क्षत्रिय का रूप मतलब देना पड़ा कि नहीं, आप मतलब एक क्षत्रिय हो, और लेकिन क्षत्रिय में भी पूर्ण क्षत्रिय नहीं। इस प्रकार से इनकी व्यवस्था फिर की गई थी। प्राचीन भारत में यात्रियों का सही क्रम, तो प्राचीन भारत में जो यात्री आया उनका ये क्रम है। देखिए मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया। इसके बाद में देखिए फाहयान आया, फाहयान जो कि विक्रमादित्य के समय में आता है। इसके बाद में ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आता है, और जो इत्सिंग है वो इसके बाद में आता है, ह्वेनसांग के बाद में। तो ये इनका यात्रियों का क्रम है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करते हैं। गुप्त चंद्रगुप्त जो है इसका नाम क्या था? सैंड्रोकोट से इसको कहा जाता था। बिंदुसार का नाम क्या है? अमित्रघात कहा जाता था इसको। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था, देवानाम प्रियदर्शी। चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था, कौटिल्य कहा जाता था। और हमने कल चर्चा की थी कि विष्णु शर्मा एक दूसरा व्यक्ति था जिसने पंचतंत्र की कहानियों को लिखा था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, और बृहद्रथ को ही मारकर शुंग शासन की स्थापना हुई थी। सही कथन यहाँ पर इस प्रकार से है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग, तो देखिए शुंग वंश की स्थापना करने वाला पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ जो था इसको उसने मार दिया था, और इसके बाद में उसने क्या किया था कि शुंग वंश की स्थापना कर ली थी। अंतिम शुंग राजा जो कि देवभूति था। शुंग राजा अंतिम कौन सा? देवभूति। और देवभूति की हत्या
उसका एक ब्राह्मण मंत्री था जिसका नाम था वासुदेव। तो वासुदेव ने पुष्यमित्र या फिर हम ये कहें कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति को मारकर वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। और फिर इसके बाद में देखिए कण्व वंश का जो अंतिम राजा था इसको आंध्र शासक ने मार दिया था। तो इस प्रकार से आंध्र सातवाहनों की फिर सत्ता आ गई थी। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने जो गिरनार है गुजरात का जो क्षेत्र, वहां पर जल की व्यवस्था अच्छी करने के लिए इन्होंने काफी काम किया था, जो कि जूनागढ़ के अभिलेख में भी इस चीज का वर्णन आता है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने झील का निर्माण गिरनार में उधर पे करवाया था ताकि लोगों को पानी की जो समस्या है वो ना हो। लोथल देखिए किससे संबंधित है, एंशिएंट डॉकयार्ड, यहाँ पर एक बंदरगाह था, ठीक है, लोथल में। और सारनाथ किससे संबंधित है, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, मतलब कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ पे, सारनाथ में। और सारनाथ में भी है एक वो क्या है, लायन कैपिटल ऑफ अशोक। तो यहाँ पर देखिए ये जो अशोक का हमें स्तंभ है वो कहाँ पे मिलता है, सारनाथ में ही मिलता है। नालंदा, नालंदा में क्या है देखिए, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो नालंदा में बुद्ध धर्म के स्टडी का बहुत बड़ा सेंटर जो हमें मतलब मिलता है, अभी भी वो दिखाई देता है। तो ये कहाँ, ये नालंदा से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसके आगे देखिए यहीं तक आप आज पढ़ते हैं। अगला अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौर्योत्तर काल। तो मौर्य काल के बाद में जो मौर्योत्तर काल है इसको हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इस चैनल के साथ में, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।